नमस्कार विद्यार्थियों। हम संप्रभुता के बारे में चर्चा कर रहे थे। संप्रभुता के विविध रूप जैसे राजनीतिक संप्रभुता, लोक संप्रभुता और उनके लक्षण भी जैसे हमने उनके बारे में भी चर्चा की। औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता किसे कहते हैं या वैधानिक संप्रभुता किसे कहते हैं, ये सब पूर्व के व्याख्यान में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम ये पढ़ेंगे कि संप्रभुता का अधिवास कहाँ है। तो संप्रभुता के अधिवास की खोज राजनीति विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया है। इसका तात्पर्य है कि संप्रभुता राज्य में कहाँ रहती है, अर्थात कौन व्यक्ति या व्यक्ति समूह राज्य की इच्छा को व्यक्त करते हैं। इस बारे में कई तरह के विचार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे संप्रभुता का अधिवास कुछ विचारक या विद्वान राजा में मानते हैं। तो उनका ये कहना है कि संप्रभुता का अधिवास राजा में है। 19वीं सदी तक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में यह विचार प्रचलन में था कि संप्रभुता राज्य में निहित होती है। फ्रांस का शासक लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ और मैं ही शासक हूँ। परंतु लोकतंत्र की स्थापना के फलस्वरूप वर्तमान समय में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। संप्रभुता जनता में निहित मानी जाती है। सर्वप्रथम रोमन विद्वान सिसरो द्वारा इस विचार का प्रतिपादन किया गया था कि संप्रभुता जनता में निहित है, किंतु उपर्युक्त विचार उस समय की प्रवृत्तियों के विरुद्ध होने के कारण स्वीकार्य नहीं हुआ। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में जन आंदोलन प्रारंभ हो गया और इस समय लोक तथा रूसो जैसे संविदावादियों द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि शासन जन स्वीकृति पर आधारित होता है और संप्रभुता जनता में निहित होती है। फ्रांस एवं अमेरिका की क्रांति और जेफरसन जैसे विद्वानों द्वारा इस विचार को पुष्टि प्रदान की गई और वर्तमान समय में यह विचार अत्यंत लोकप्रिय भी है, किंतु व्यवहार में इस सिद्धांत को स्वीकार करने में कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। फिर कई बार ये कहा जाता है कि संप्रभुता संविधान निर्मात्री सभा में है। 16वीं सदी के कुछ प्रतिभाशाली न्याय विशारदों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि संप्रभुता संविधान निर्मात्री सभा में निहित होती है। इस विचार के अनुसार देश के सर्वोच्च कानून का निर्माण करने वाली सभा को ही संप्रभु कहा जा सकता है। परंतु इस विचार के विरुद्ध भी कई बातें कही गई, जैसे संप्रभुता एक प्रमुख लक्षण उसका स्थायित्व है, परंतु लगभग सभी राज्यों में संविधान निर्मात्री सभा स्थायी नहीं होती। दूसरा, संविधान निर्मात्री सभा को वैधानिक संप्रभु कहा जा सकता है, राजनीतिक संप्रभु नहीं। यद्यपि वैधानिक संप्रभु का भी अपना महत्व है, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से अंतिम रूप में तो राजनीतिक संप्रभु ही सर्वोच्च होता है। फिर जैसे संप्रभुता का अधिवास विधानमंडल में है। आधुनिक युग के कुछ विद्वानों का मत है कि संप्रभुता का अधिवास राज्य के विधानमंडल में है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो विधानमंडल की इच्छा का पालन ही करती है। परंतु इसके विरुद्ध भी कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे यह बात असत्य है कि विधानमंडल ही कानूनों का एकमात्र निर्माता होता है, उसकी शक्तियां असीमित है। यह बात कहना सर्वथा गलत होगा, क्योंकि व्यवहार में विधानमंडल की शक्तियां जनमत, निर्वाचन, रीति रिवाज, धार्मिक नियम, संविधान आदि अनेक बातों से सीमित है। फिर दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि संघात्मक राज्यों में जहाँ पर कि संविधान आवश्यक रूप से लिखित और कठोर होता है, यह बात लागू नहीं होती। संघात्मक राज्य में शक्ति विभाजन के कारण विधानमंडल की शक्तियाँ सरकार के अन्य अंगों के अधिकारों से सीमित हो जाती है। तो इसलिए संप्रभुता का अधिवास विधानमंडल में है केवल, ये भी कहना गलत है। फिर ये कहा जाता है कि संप्रभुता का निवास राज्य में विधि निर्माण करने वाली समस्त संस्थाओं के योग में है। गेटल जैसे कुछ विद्वान ने इस बात का प्रतिपादन किया कि संप्रभुता उन समस्त संस्थाओं के योग में निवास करती है जो विधि के निर्माण कार्य में भाग लेते हैं।
और गेटल ने इन संस्थाओं का विभाजन भी इस प्रकार से किया जैसे प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्थाएं, राष्ट्रीय, राजकीय तथा स्थानीय, न्यायालय जब वे कानून का निर्माण करते हैं, कार्यपालिका जब अध्यादेश जारी करती है, निर्वाचक मंडल जब वे लोक निर्णय और आरंभक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हों, सम्मेलन व सभाएं जब वे संविधान परिवर्तन या नवीन संविधान के निर्माण का कार्य करते हैं। तो गेटल का विचार उपयुक्त चारों ही सिद्धांतों का समन्वय है। इसके अंतर्गत एक प्रकार से स्वयं राज्य को संप्रभु माना गया है और सरकार के विभिन्न अंग व्यवहार में इस संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत लोक प्रभुता, वैधानिक प्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता सभी को उनका उचित स्थान प्रदान कर दिया गया है, अतः यह विचार ही स्वीकार्य है। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत यदि हम पढ़ें तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को 1832 में उनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी विधान शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के इस सिद्धांत का जिन्होंने प्रतिपादन किया, उसके आधार पर हम इनके विचारों को जान सकते हैं। ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है और अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जो इस तरह से कही जा सकती है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। तो ऑस्टिन के संप्रभुता के संबंध में ये जो विचार व्यक्त किए गए हैं, जिनका तात्पर्य यही है सामान्यतः यदि देखा जाए कि ऐसा कोई उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति होता है जिसके ऊपर कोई अन्य मर्यादित या उस सत्ता को मर्यादित करने वाली शक्ति नहीं होती और जो किसी अपने से उच्च किसी भी सत्ताधारी का आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, अर्थात उससे ऊपर कोई उसे आदेश देने वाला नहीं है और समाज का अधिकांश भाग उसके आदेशों का पालन करता है, जो निश्चित उच्च सत्ताधारी है। यह प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है और इसके अंतर्गत जो इसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ये एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। तो इससे ऑस्टिन ने जो संप्रभुता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, उससे कई परिभाषाएं या विशेषताएं स्पष्ट होती है। ये विशेषताएं इस तरह से हम देख सकते हैं जिनको कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य होता है। तो संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए संप्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, दैवी इच्छा, जनमत या मतदान जैसे भावात्मक प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती। यह तो एक ऐसा निश्चित मनुष्य या एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व न हो। इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है। कोई उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता। फिर अगली इसकी विशेषता देखें तो निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है, यदा कदा की बात नहीं, यानी हमेशा उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता है। ऑस्टिन का विचार है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर, निरंतर और अप्रतिहत होनी चाहिए, यानी
बिना कोई किसी तरह का तर्क वितर्क किए यदि आज्ञा दे दी गई है तो उसका पालन करने की आदत होनी चाहिए, और ऐसी आदत जो हमेशा हो, यदा कदा नहीं। प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है, यानी जो उच्च शक्ति ने या जिस व्यक्ति के हाथ में सत्ता है, जो निश्चित संप्रभु है, यानी उसका आदेश ही कानून होगा, और इस आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, और आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। यानी जो संप्रभु ने आदेश दे दिया वो कानून के समान शक्तिशाली होगा, और कानून के समान ही उसका पालन किया जाएगा, और इसी के साथ कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि किसी ने उसके आदेश का उल्लंघन किया है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होगी, यानी वो दंड का भागी होगा। अंतिम है, जैसे सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखंडित होती है, यह एक ही इकाई है और व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। अर्थात ऑस्टिन ने एकात्मक या अद्वैतवादी संप्रभुता का समर्थन किया और ये कहा कि इसको यह एक इकाई के रूप में होती है संप्रभुता, जो सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति रखने वाला होता है, और ये अखंडित है, यानी इसको ना तो व्यक्तियों में और ना ही संघों में विभाजन हो सकता है। धन्यवाद।